नमस्ते दोस्तों। अभी तक हमने बात की इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के बेसिक्स के बारे में। आईएलओ क्या रहता है, वो कैसे काम करता है, उसमें अलग अलग मेंबर्स क्या है, अलग अलग कंट्रीज उसमें कौन से इन्वॉल्व है, ये कब स्टार्ट हुआ था, उसका मेन ऑब्जेक्टिव या उद्देश्य क्या थे, और आज की डेट में उस वो कौन कौन से अलग अलग सेक्टर्स में या फील्ड्स में काम करता है, और उसके लिए फिर अलग अलग जो मेजर एलिमेंट्स है और उसकी जो बॉडीज है, जैसे कि गवर्निंग बॉडीज है या फिर सेक्रेटरीज है या इंटरनेशनल लेबर कमिटीज है, ये इसके फंक्शनिंग क्या है, और उसके बाद में फिर वो कन्वेंशन और रिकमेंडेशन कैसे बनाते हैं। अभी हम बात कर रहे हैं कि कन्वेंशन होता क्या है या फिर रिकमेंडेशन होता क्या है, तो अभी ये डिटेल में बात करेंगे। तो ये पहले कन्वेंशन जो बात कर रहे हैं ये लीगल इंस्ट्रूमेंट है, यानी कि यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट फाइनल होगा कॉन्फ्रेंसेस थ्रू जो आता है फाइनलाइज होता है, तो ये लीगल डॉक्यूमेंट हो जाता है वो आईएलओ कोड एंड प्रैक्टिसेस के तहत। लेकिन वो अभी हर एक कंट्री की बात है कि उनको ये कंपलसरी या मैंडेटरी करना है या नहीं करना है, या फिर उसमें से जो मेजर पॉइंट से जो अच्छी बातें हैं उसको एक्ट्स या रूल्स के हिसाब से उसको कन्वर्ट करना है। लेकिन जो भी डॉक्यूमेंट फाइनल होता है वो लीगल इंस्ट्रूमेंट कहता है, और जिसका हम कहेंगे कन्वेंशन आईएलओ के हिसाब से। तो उसमें लेबर एडमिनिस्ट्रेशन, सोशल वेलफेयर और ह्यूमन राइट्स के बारे में फाइनलाइजेशन होगा। अगर इसमें कुछ ऑब्जेक्शन आते हैं, कुछ वैलिड सजेशंस आते हैं, कुछ वैलिड चेंजेस करने की जरूरत रहती है, तो जो अलग अलग मेंबर्स रहते हैं, अगर वो मेंबर्स ने कुछ वैलिड सजेशंस यहाँ पे बताए, एडवाइसेस बताए, तो उसमें हर एक मेंबर्स को ये बताया जाता है कि ये मेंबर्स ने यहाँ पे ये चेंजेस बताए हैं, अगर ये आपको वैलिड लगते तो ये बताइए, और उस हिसाब से अगर मेजोरिटी बेसिस पे ये डिसाइड होता है कि ये जो वैलिड चेंज है ये अडॉप्ट करना चाहिए, तो उसके बाद में रिकमेंडेशन बन जाता है। तो ये रेटिफिकेशन बात, यानी कि पहले कन्वेंशन आता है, फिर रेटिफिकेशन यानी कि चेंजेस हो जाता है किसी के सजेशंस के, एडवाइसेस के या वैलिड सजेशंस की वजह से, और फिर वो बन जाता है रिकमेंडेशन। तो पहले कन्वेंशन एक्सेप्ट हो जाता है, फिर रिकमेंडेशन आता है, और इसीलिए पहले कन्वेंशन और बाद में रिकमेंडेशन आपको अलग अलग जगह दिखेंगे। रिकमेंडेशन नॉर्मली सप्लीमेंट लेवल का काम करता है, यानी कि कन्वेंशन में ही मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, उसके कंटेंट्स क्या है और क्या करना चाहिए इसके बारे में कहा जाता है, और उसके अलावा फिर ये रिकमेंडेशन आता है कि कन्वेंशन में शायद ये डिटेलिंग में नहीं दिया होगा या फिर इसके बारे में ठीक से बताया नहीं होगा, तो यहाँ पे अभी हम रिकमेंडेशन में ठीक से बता रहे हैं। जैसे अभी अगर आपको बताया है कि ये आपको पर्टिकुलर ट्रेनिंग या फिर रूल इंप्लीमेंट करना है, लेकिन वो ट्रेनिंग किसने लेना चाहिए, कहाँ पे लेना चाहिए, कितने टाइम पे लेना चाहिए, और ये किसके लिए प्रोविजन है, ये शायद अगर कन्वेंशन में बातें कही नहीं गई तो ये शायद रिकमेंडेशन में आ सकती है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पे कन्वेंशन और रिकमेंडेशन आपको पता चलेंगे। अगर आज की डेट में हम देखेंगे तो यहाँ पे कन्वेंशन 190 है। जैसे हमने इसके पहले बात की थी कि 1992 की बात की थी हमने, 179 कन्वेंशन थे वहां पे लेकिन आज की डेट में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे मैंने ये 2021 तक दिखाया। तो आज की डेट में 190 कन्वेंशन है, और अगर आप रिकमेंडेशन देखेंगे तो आज की डेट में ये 2021 मैंने दिखाया, तो 206 रिकमेंडेशन है। तो अगर हम इसका टोटल देखेंगे तो 400 के आसपास ये टोटल आ जाए। तो इससे सारे कन्वेंशंस और रिकमेंडेशंस यहाँ पे अभी मौजूद है। तो ये इसमें कन्वेंशन और रिकमेंडेशन में बेसिक डिफरेंस क्या है, तो हमने पहले ही कहा है कि जो पहले कॉन्फ्रेंसेस में फाइनल आउटपुट आता है वो सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट फाइनल होता है उसको हम कहेंगे कन्वेंशन। तो ये कन्वेंशन के बाद जो रेक्टिफिकेशन आता है वो मेंबर स्टेट से भी आ सकता है, या फिर कोई इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस की वजह से आ सकता है, या फिर किसी ने एडवाइसेस दिया होगा तो उसके बाद में रिकमेंडेशन बन जाता है।
उसके बाद में ये जो कन्वेंशन है ये है मॉडल। तो ये मॉडल टाइप ऑफ इंटरनेशनल रेगुलेशन है। अगर आप उसमें रिकमेंडेशन की बात करेंगे तो यहाँ पे शायद प्रिसाइज उसमें डिटेलिंग जिसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक गाइडलाइंस दिए रहते हैं। तो ये कन्वेंशन जो है वो जनरलाइज मॉडल हो सकता है और जो रिकमेंडेशन होगा वो शायद प्रिसाइज मॉडल कोड हो सकता है या डिटेल गाइडलाइंस हो सकती है या करेक्टेड गाइडलाइंस हो सकती है। उसके बारे में अगर आप कन्वेंशन और रिकमेंडेशंस अगर देखेंगे तो ये कॉन्फ्रेंसेस में अडॉप्ट होते हैं। तो ये कन्वेंशंस जो फाइनल कॉन्फ्रेंस में अडॉप्ट होते हैं उसके बाद में शायद कुछ साल के बाद भी रिकमेंडेशन आ सकता है, क्योंकि जब कॉन्फ्रेंस होती है तो नॉर्मली उसी टाइम कन्वेंशन फाइनलाइज होता है, लेकिन रिकमेंडेशन शायद 1 साल या 2 साल के बाद भी आ सकता है। जैसे जैसे आप वो कन्वेंशन रूल्स एंड रेगुलेशन में या लीगल इंस्ट्रूमेंट करके कन्वर्ट करते हैं, उसका एग्जीक्यूशन करते हैं, उसके बाद में शायद आपको पता चलता है कि यहाँ पे ये प्रॉब्लम आते हैं, तो यहाँ पे ये मॉडिफिकेशन करना जरूरी है, तो शायद उसके बाद में भी आप रिकमेंडेशन दे सकते हैं। तो ये जो रिकमेंडेशन है ये एक्चुअली मॉडिफाइड रूल रहता है और कन्वेंशन जो रहता है वो प्रिंसिपल रूल रहता है, यानी कि बेसिक रूल रहता है। अगर इसमें अगर आप देखेंगे तो ये सोशल सिक्योरिटी, इंडस्ट्रियल रिलेशंस, ये सारे जो टॉपिक्स है ये सब नॉर्मली बेसिक यानी कि कन्वेंशंस में आ जाते हैं। और जो आज की डेट में प्रायोरिटी बेसिस पे कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं उसकी वजह से अगर कुछ मॉडिफाई करना है आपको तो वो रिकमेंडेशंस पे आते हैं। तो ये सब बेसिक डिफरेंसेस है अलग अलग कन्वेंशंस और रिकमेंडेशंस में। अभी जो सब्जेक्ट मैटर्स यानी कि हमने जो अलग अलग टॉपिक्स पहले आईएलओ के वेबसाइट्स पे दिखाई दिया था आपको, तो उसी के सब्जेक्ट मैटर्स ओरिएंटेड ये काम करते हैं। जैसे ये अगर आप मेनली देखेंगे तो ये सोशल प्रॉब्लम्स, बेसिक ह्यूमन राइट्स के बारे में काम करते हैं। उसमें भी अगर आप स्पेसिफिक देखेंगे तो ये फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, एबोलिशन ऑफ फोर्स लेबर या एलिमिनेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इन एम्प्लॉयमेंट। तो एम्प्लॉयमेंट के बारे में अगर कुछ डिस्क्रिमिनेशन है, कुछ प्रॉब्लम्स है या फिर कुछ डिबेट वाले पॉइंट्स है, तो यहाँ पे अगर कुछ आपको एलिमिनेट करना है यानी कि निकाल देना है तो ये आप निकाल दे सकते हैं। अगर उसको कुछ मॉडिफाई करना है तो ये मॉडिफाई भी आप कर सकते हैं। तो जैसे अगर आप एग्जांपल देखेंगे तो सबसे पहले अगर हम 1919 में आईएलओ की बात कर रहे थे, उस टाइम वो वुमेन्स एम्प्लॉयमेंट और वुमेन्स टाइमिंग का बारे में बहुत सारी बात हुई थी। उसके बाद फिर अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस आ गए, कन्वेंशन रिकमेंडेशन आ गए और फिर उसमें बताया गया था कि 6 AM टू 6 PM तक ही वुमेन्स यहाँ पे फैक्ट्रीज में काम करेंगे। लेकिन आज के डेट में अगर हम चेंजेस, लेटेस्ट चेंजेस देखेंगे तो उसमें वापस से मॉडिफिकेशन आ चुके हैं कि 6 PM के बारे में बाद में भी अगर वुमेन्स को काम करना है, अगर उनकी मर्जी है, तो उस हिसाब से 10 PM तक वो इंडस्ट्री या फैक्ट्री में काम कर सकते हैं। तो ये सब रिकमेंडेशंस यानी मॉडिफिकेशन या चेंजेस जो आते हैं वो उस टाइम के हिसाब से आते हैं। जैसे 1919 में सिचुएशन अलग थी, 1948 में सिचुएशन अलग थी और आज 2021 में सिचुएशन अलग है। तो जो भी सिचुएशन या कंडीशंस रहेगी, जो भी थॉट प्रोसेस रहेगी, उस हिसाब से वो करंट जो टॉपिक रहेगा उस हिसाब से मॉडिफिकेशन भी हो सकते हैं। उसके अलावा जो सब्जेक्ट मैटर्स है वो है मिनिमम एज फॉर एम्प्लॉयमेंट। जैसे इंडिया में मिनिमम 18 ईयर्स ये फाइनलाइज हो चुका है। मिनिमम वेजेस, ये भी अलग अलग जो पेमेंट रहते हैं ये भी फाइनलाइज हो चुके हैं। लेबर एडमिनिस्ट्रेशन या इंडस्ट्रियल रिलेशंस, एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी, वर्किंग कंडीशंस, सोशल सिक्योरिटीज, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट, ये सब अलग अलग सब्जेक्ट मैटर से जिसके बेसिस पे अलग अलग कन्वेंशन और रिकमेंडेशन आ चुके हैं और जिसके बेसिस पे अलग अलग एक्ट्स एंड रेगुलेशंस बन चुके हैं। तो ये ऑलरेडी बहुत सारे एक्ट्स एंड रूल्स ऑलरेडी आ चुके हैं, लेकिन अभी जो करंट सिनेरियो है, जो स्पेशली अभी मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ, उस हिसाब से एनवायरमेंट ओरिएंटेड बहुत सारे मैटर्स आए हैं और जिसकी वजह से हेल्थ ओरिएंटेड इश्यूज जनरेट हो सकते हैं और इसीलिए अभी जो अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशन में चेंजेस हो रहे हैं वो एनवायरमेंट ओरिएंटेड रिलेशंस ज्यादा है। तो अभी जो हम सब्जेक्ट मैटर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे अलग अलग सब्जेक्ट मैटर के हिसाब से रूल्स एंड रेगुलेशन भी फाइनलाइज होती है। अभी ये जो स्टैंडर्ड्स या कोड्स या कन्वेंशंस एंड रिकमेंडेशन जो होते हैं,
तो वो फाइनलाइज या सेटअप होने के लिए अलग अलग स्टेप्स क्या है। तो उसमें जो प्रोसेस है उसमें सबसे पहली स्टेप है फॉर्मुलेशन, दूसरी स्टेप है एडॉप्शन, तीसरी स्टेप है रजिस्ट्रेशन, फोर्थ स्टेप है इम्प्लीमेंटेशन और फिफ्थ स्टेप है सुपरविजन। तो ये अलग अलग स्टेप्स इसमें फॉलो होते हैं और उसके बाद में स्टैंडर्ड फाइनलाइज होता है जिसको हम कन्वेंशन कहते हैं। तो ये स्टेप्स में एग्जैक्टली क्या होता है? तो सबसे पहला स्टेप है फॉर्मुलेशन। तो हमने जो पहले डिस्कस किया था कि अलग अलग जो एलिमेंट्स है इंटरनेशनल लेबर मेंबर्स जो है वो जो हम कहते हैं गवर्नमेंट्स, एम्प्लॉइज और एम्प्लॉयर्स, तो ये सब रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ पे आते हैं। कॉन्फ्रेंसेस का जो भी वेन्यू रहेगा वो कॉन्फ्रेंसेस में आते हैं और कॉन्फ्रेंसेस में अलग अलग डिस्कशंस होते हैं, जिसके बाद में कुछ यहाँ पे जो भी आपका एजेंडा रहेगा उसमें से कुछ कंक्लूजन निकलता है। तो जो भी डॉक्यूमेंट प्रिपेयर होगा, जो भी पॉइंट्स फाइनलाइज होंगे, वो सेक्रेटरिएट यहाँ पे वो डॉक्यूमेंटेशन उसका करेगा और सेक्रेटरिएट का डॉक्यूमेंटेशन होने के बाद उसको वापस से जो क्रॉस वेरिफिकेशन जिसको बोलते हैं वो क्रॉस वेरिफिकेशन असिस्टेंट डायरेक्टर्स या डेप्यूटी डीजी या डायरेक्टर जनरल, ये सभी गवर्निंग बॉडीज के मेंबर जो है ये सब सेक्रेटरी ने जो फाइनल डॉक्यूमेंट्स लिए हैं उसका क्रॉस वेरिफिकेशन करेंगे। अगर उसमें कुछ अप्रोप्रिएट चेंजेस आपको करने हैं तो वो भी कर सकते हैं और उसके बाद में वो डॉक्यूमेंट फाइनल हो जाएगा। तो ये जो बेसिक डॉक्यूमेंट पहले सबसे पहले प्रिपेयर होता है तो उसको हम कहते हैं फॉर्मुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड। तो ये सबसे इसमें सेक्रेटरिएट जो है ये सबसे अहम बात। उसके बाद में ये जो स्टैंडर्ड्स या डॉक्यूमेंट जो बन चुका है इसको क्रॉस वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद में फिर ये फाइनल डॉक्यूमेंट जो सेक्रेटरिएट फाइनल करता है तो उसमें वापस से डिस्कशन हो सकता है। अगर उसमें भी कुछ क्वेश्चंस है, कुछ डाउट्स है, तो वो डाउट्स या मैटर्स जो भी सब्जेक्ट्स रहेंगे उसके बारे में दूसरी बार आप डिस्कशन कर सकते हैं। और ये डबल डिस्कशन होने के बाद अगर उसमें कुछ अप्रोप्रिएट चेंजेस होते हैं तो ये चेंजेस होने के बाद वापस से ये जो डॉक्यूमेंट है वो फाइनल होगा और ये फाइनल डॉक्यूमेंट अगर अडॉप्ट होता है तो उसको हम कहेंगे एडॉप्शन ऑफ स्टैंडर्ड्स। तो जो भी स्टैंडर्ड अभी डबल डिस्कशन के बाद फाइनलाइज हो चुका है उसको हम कहेंगे एडॉप्शन ऑफ स्टैंडर्ड्स। अभी ये जो एडॉप्शन होता है तो उसमें एम्प्लॉयर रिप्रेजेंटेटिव, वर्कर रिप्रेजेंटेटिव और गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव ये सभी मेंबर्स इसको क्रॉस वेरीफाई करेंगे और इसको थरोली रीड करेंगे और उसके बाद में ही ये बताएंगे कि ये डॉक्यूमेंट अभी फाइनलाइज हो चुका है, ये अभी आप पब्लिश कर सकते हैं। और ये पब्लिश होने के बाद जो भी आईएलओ के मेंबर्स है ये आईएलओ मेंबर्स और जो कंट्रीज है वो कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव्स इसके बेसिस पे अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशन यहाँ पे फाइनलाइज कर सकते हैं। तो ये जो डिस्कशन है, जो भी रिपोर्ट फाइनलाइज होता है, जो भी कन्वेंशन यहाँ पे फाइनलाइज होता है, उसके बाद में भी जो कंट्रीज अडॉप्ट कर लेती है जिसको हमने कहा था कि अडॉप्शन, और ये अडॉप्शन करने के बाद भी अगर किसी मेंबर्स का वैलिड सजेशन आता है तो अगर वो चेंज होता है तो वो रिकमेंडेशन का डॉक्यूमेंट बन जाता है। तो ये अगर रिकमेंडेशन वैलिड है तो इसके लिए भी मेजोरिटी का यहाँ पे पॉइंट है जिसमें हमने कहा था कि 2/3 ऑफ मेजोरिटी अगर वोटिंग होती है ये सजेशन वैलिड है तो ये कन्वेंशन जो है वो रिकमेंडेशन में कन्वर्ट हो जाएगा और ये कन्वेंशन और रिकमेंडेशन फाइनलाइज हो सकते हैं। उसके बाद में फिर ये जो स्टैंडर्ड है रजिस्टर हो जाएगा, यानी कि इसके जो कन्वेंशन और रिकमेंडेशन की जो कॉपीज है इसमें से ये 2 कॉपीज फाइनलाइज हो जाएगी। उसमें हम ऑथेंटिकेशन जैसे कहते हैं, जैसे प्रेसिडेंट जो रहता है ये प्रेसिडेंट यहाँ पे फाइनलाइज करेगा कि ये स्टैंडर्ड आप यहाँ पे अभी पब्लिश कर सकते हैं। तो कॉन्फ्रेंसेस में डिस्कशन हुआ है, सेक्रेटरिएट ने इसको फाइनलाइज बनाया है डॉक्यूमेंटेशन, अलग अलग मेंबर्स, असिस्टेंट डायरेक्टर, डिप्टी जनरल, डायरेक्टर जनरल या डायरेक्टर जनरल इन्होंने क्रॉस वेरीफाई किया है। उसके बाद में फिर डबल डिस्कशन हुआ है और फिर अभी प्रेसिडेंट ने अगर इसको यस कर दिया तो ये एक्चुअली रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट हो जाता है जिसको हम रजिस्ट्रेशन ऑफ द स्टैंडर्ड्स कहते हैं। तो प्रेसिडेंट और डायरेक्टर जनरल ये सबसे इम्पोर्टेंट डेजिग्नेशन है इसमें, इन्होंने फाइनलाइज करने के बाद ये सभी जगह ये रजिस्टर हो जाता है। तो ये सेक्रेटरिएट जनरल
जो यूनाइटेड नेशन का है उनके साथ ये रजिस्ट्रेशन है, तो ये स्टैंडर्ड रजिस्टर हो जाएगा। और फिर ये जो डायरेक्टर जनरल है ये अलग अलग मेंबर्स को ये कॉपीज उनको प्रोवाइड करेगा। तो उसके जो सिग्नेचर्स है, जो ऑथेंटिक कॉपीज है, यही ऑथेंटिक कॉपीज यहाँ पे पब्लिश हो जाएगी। तो अलग अलग कंट्रीज के लिए अलग अलग गाइडलाइंस बनाने के लिए, अलग अलग ट्रेनिंग्स प्रोविजन के लिए यहाँ पे जो भी आपका मेन रजिस्ट्रेशन कॉपी, रजिस्टर्ड कॉपी रहेगा, वो रजिस्टर्ड कॉपी आपको दिया जाएगा। और फिर ये जो रजिस्टर्ड स्टैंडर्ड है, ये रजिस्टर्ड स्टैंडर्ड के हिसाब से यहाँ पे आपके कंट्री में इसका इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा। जैसे अभी ये स्टैंडर्ड को एक्सेप्ट करना या 100% अडॉप्ट करना ये लीगल बाइंडिंग नहीं है हर एक कंट्री को, लेकिन इसमें इंटरनेशनल लेवल के जो प्रॉब्लम्स डिस्कस की है उसकी वजह से यहाँ पे ये यूजफुल रहता है। और इसी वजह से यहाँ पे मैक्सिमम कंट्रीज में इसके जो स्टैंडर्ड्स है ये इम्प्लीमेंट होते हैं। और उसके बाद में फिर आपको पता चलता है कि ये इंटरनेशनल लेवल पे जो भी स्टैंडर्ड्स आ चुके हैं उसकी वजह से आपके कंट्रीज में नेशनल लेवल पे स्टैंडर्ड्स आते हैं, या फिर आपके स्टेट में स्टेट लेवल के रूल्स एंड रेगुलेशन बन जाते हैं। तो ये नॉर्मली जो मेंबर्स हैं उनको, ये मेंबर्स को फोर्स किया जाता है कि ये जो स्टैंडर्ड्स हमने फाइनलाइज किए हैं ये आपकी कंट्रीज में इंप्लीमेंट होनी चाहिए। फिर उसके बाद में जैसे अभी अलग अलग कंट्रीज ने ये स्टैंडर्ड अडॉप्ट कर लिए हैं, जो भी रजिस्टर्ड कॉपी थी उस हिसाब से जो भी गाइडलाइंस बनाए हैं उसके हिसाब से कुछ एक्ट्स या रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए हैं। और फिर ये एग्जीक्यूशन जब होता है ये सब प्रैक्टिसेस का, तो उसके बाद में उसका सुपरविजन भी होना चाहिए कि जो भी हमने स्टैंडर्ड्स बनाए थे, जो भी गाइडलाइंस बनाई थी, उस हिसाब से ये सब कंट्रीज यहाँ पे काम कर रही है या नहीं कर रही, या फिर कुछ अलग ही काम कर रहे हैं। तो ये सब सुपरविजन के लिए अलग अलग इंटरनेशनल लेवल पे रिप्रेजेंटेटिव्स रहते हैं, ये कमेटी मेंबर्स रहते हैं जो सुपरविजन का काम करते हैं। अगर उनको लगता है कि ये जो स्टैंडर्ड्स है आपका, इसका इंटरप्रिटेशन आपने कुछ अलग तरह से किया, यानी कि गलत मीनिंग निकाला और आप उस हिसाब से गलत डायरेक्शन से जा रहे हैं, तो वो भी वहां पे करेक्ट कर सकते हैं और आपको वो गाइडेंस प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके अलावा अगर कुछ सब्जेक्ट मैटर्स नए हैं जहाँ पे ट्रेनिंग की जरूरत हो सकती है या फिर रिसर्च की जरूरत हो सकती है, तो वहां पर वो सुपरवाइजर आपको ये सभी गाइडेंस प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर इम्प्लीमेंटेशन करते टाइम अगर आपको कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं तो वो भी, उसके लिए भी कुछ फ्रेमवर्क्स के लिए या इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटजीज के लिए भी आपको वो हेल्प कर सकते हैं। तो ये सुपरविजन का काम कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि जब तक ये जो स्टैंडर्ड्स है ये सेटिस्फाई नहीं होंगे और उस हिसाब से अगर आपकी डेवलपमेंट नहीं होती है, इंप्रूवमेंट नहीं होती है, तब तक ये सुपरविजन और इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटजी कंटिन्यू रहेगी। तो यहाँ पे उसके बेसिस पे फिर एनुअल रिपोर्ट में ये पूरे डिटेल्स आ जाएंगे कि हमने ये कॉन्फ्रेंस ली थी, ये स्टैंडर्ड्स फाइनलाइज किया था, ये कन्वेंशन लिया था, ये रिकमेंडेशन लिया था, उसके बाद में ये कंट्रीज ने ये अडॉप्ट कर लिया, ये इम्प्लीमेंटेशन कर लिया और सुपरविजन में हमको ये फाइंडिंग्स मिली है। और ये सुपरविजन के बाद में हमने ये कंट्रीज को ये सजेशंस दे चुके हैं। तो ये डिटेल में जो एनुअल रिपोर्ट्स बनाते जाते हैं, तो ये एनुअल रिपोर्ट के बेसिस पे भी नेक्स्ट इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटजी या नेक्स्ट कन्वेंशन और रिकमेंडेशन के लिए भी ये रेफरेंस यूजफुल होता है। तो ये बहुत सारे ऐसे अलग अलग एक्सपर्ट्स और कमेटी मेंबर जो रहते हैं, स्पेशली हम गवर्निंग बॉडी की बात करेंगे तो इसके अलग अलग अपॉइंटमेंट्स रहते हैं, और जिस हिसाब से सब्जेक्ट मैटर चेंज होते जाएगा, कंडीशन या सिचुएशन चेंज होती जाएंगी, उस हिसाब से ये एक्सपर्ट्स भी चेंज होते जा सकते हैं, या फिर आप एक्सपर्ट को एडिशन भी कर सकते हैं। जैसे अभी हमने बात की थी कोविड-19 में जिन्होंने रिसर्च किया, जिन्होंने कुछ काम किया है, उसके एक्सपर्ट्स यहाँ पे अलग से ऐड हो चुके थे। तो ये जैसे सिचुएशन चेंज होते जाएगी उस हिसाब से एक्सपर्ट्स भी आपको ऐड करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे जो मेन काम होता है उसमें 2 कमिटीज है जिसको एज एन एक्सपेरिमेंट कहा जाता है, कि हम एनुअल बेसिस पे जो काम करने वाले हैं, जो भी आपको इम्प्लीमेंट करना है, तो वो ट्रायल एंड एरर जिसको हम बोलते हैं, उस हिसाब से आप एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे आप वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और उसके बाद में अगर उसमें सक्सेस आता है तो वो थ्रू आउट द वर्ल्ड ग्लोब इसको आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं।
तो ऐसे बहुत सारे चेंजेस इन्होंने अलग अलग ट्रायल एंड एरर बेसिस पे ऑलरेडी किए हैं, जैसे 1926 कॉन्फ्रेंसेस की बात है और 1977 में ट्रायल एंड एरर बेसिस पे इम्प्लीमेंटेशन भी हो चुके हैं। अगर आप इसमें देखते हैं तो ये ओवरऑल कन्वेंशन एंड रिकमेंडेशन है, जहाँ पे स्पेशली हम ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ की बात कर रहे हैं अभी, जो 1981 में 155 कन्वेंशंस थे और 164 कन्वेंशंस थे, रिकमेंडेशंस थे। उसके बाद में 85 में 161 और 171 रिकमेंडेशन है, 88 में 167 कन्वेंशन, 175, 90 में 170, 177, 93 में 174 और 181 रिकमेंडेशन। तो ये अगर आप स्पेसिफिक कन्वेंशन देखेंगे, जैसे अभी 155 है, 161 है, 167, 170, 170, तो ये जो मेन कन्वेंशन जो नंबर है या कन्वेंशन के डिटेल्स है, ये ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ ओरिएंटेड है। जैसे अगर आप यहाँ पे 167 देखेंगे तो ये स्पेसिफिकली सेफ्टी एंड हेल्थ इन कंस्ट्रक्शन के बारे में बात करता है, यानी कि जो कंस्ट्रक्शन होते हैं कंस्ट्रक्शन फील्ड में भी सेफ्टी एंड हेल्थ का ध्यान देना चाहिए। ये बात 1988 में कही गई कॉन्फ्रेंसेस के थ्रू, और उसके बाद में ये कन्वेंशन आ चुका है। उसके बाद में ये केमिकल्स जो है, केमिकल जो हैंडलिंग प्रोसेस है या हजार्ड से केमिकल इंडस्ट्रीज है, उसके रिलेटेड सेफ्टी और हेल्थ होनी चाहिए। ये 1990 में कन्वेंशन आ चुका है, 170 कन्वेंशन, क्योंकि भोपाल गैस ट्रेजेडी जो 1984 में हुई थी उसके बाद में ये कन्वेंशन आ चुका है। उसके अलावा अगर आप देखेंगे यहाँ तो मेजर इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स के बारे में कहा गया है 1993 में, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग जो मेजर डिजास्टर हो चुके थे, जैसे भोपाल गैस ट्रेजेडी है या मैक्सिको का डिजास्टर है या सेवेसो डिजास्टर है, तो ये बहुत सारे अलग अलग डिजास्टर्स है जिसकी वजह से यहाँ पे पता चला कि मेजर इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट जो है और उसके लिए अलग अलग गाइडलाइंस और कैटेगरीज भी होनी चाहिए। जैसे अभी इंडिया में मेजर एक्सीडेंट हजार्ड एक स्पेसिफिक कंसेप्ट है और उसके बेसिस पे कुछ स्पेसिफिक रूल्स एंड रेगुलेशन भी है, जैसे MSIC 1989 या सीमा रूल 2003। तो ये बहुत सारे ऐसे कंडीशंस और वहां पे सिचुएशन थी, उस हिसाब से अलग अलग सब्जेक्ट्स और उसके अलग अलग कन्वेंशंस और रिकमेंडेशन यहाँ पे आए। तो अभी हम बात कर रहे हैं स्पेशली सेफ्टी और हेल्थ के बारे में। उसके अलावा जो मेन एलिमेंट था लेबर वेलफेयर का, तो यहाँ पे लेबर वेलफेयर के बारे में एक रिजोल्यूशन था 1947 में। तो यहाँ पे ILO ने डिफाइन किया था लेबर वेलफेयर एज सच सर्विसेज एंड फैसिलिटीज एंड एमिनिटीज एज adequate canteens, rest and recreation facilities, arrangements for travels to and from work and for the accommodation of workers employed at a distance from their houses, and such other services, amenities and facilities as contribute to improve the conditions under which workers are employed. तो यहाँ पे ILO ने 1947 में ये रिजोल्यूशन में पास किया था कि लेबर वेलफेयर यानी कि क्या मतलब, तो आपके यहाँ पे जो वर्कर्स काम करते हैं, जो लेबर्स काम करते हैं, उनको अलग अलग फैसिलिटीज देना चाहिए जिसको हम वेलफेयर फैसिलिटीज कहते हैं। तो यहाँ पे क्लियर कट बताया है कि आपको अलग अलग सर्विसेज और फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी चाहिए, एमिनिटीज प्रोवाइड करनी चाहिए। कौन कौन से, तो यहाँ पे क्लियर कट बताया कि कैंटीन्स, तो यहाँ पे जो आप चाय लेते हैं या नाश्ता लेते हैं या फिर खाना खाते हैं, तो उसके लिए कैंटीन की प्रोविजन यहाँ पे आपकी इंडस्ट्री में होनी चाहिए। उसके अलावा अगर आपके यहाँ पे कुछ हेवी काम है या फिर हॉट वर्क है या फिर बहुत ही कोल्ड वर्क है, तो ऐसे कुछ सिचुएशन है जिसकी वजह से यहाँ पे रेस्ट इंटरवल कंपलसरी रहता है। तो यहाँ पे रेस्ट के लिए भी रेस्ट रूम्स या अलग अलग फैसिलिटीज होनी चाहिए। उसके अलावा अगर यहाँ पे आपके प्रीमाइसेस में ही आपके यहाँ पे 8 घंटे से ज्यादा काम है या फिर आप प्रीमाइसेस में भी रहते हैं, तो वहां पे रिक्रिएशन फैसिलिटीज होनी चाहिए, यानी कि आपको मोटिवेशन अप्रिशिएशन मिलना चाहिए या चेंज ऑफ वर्क जिसको बोलते हैं हम। तो 8 घंटे कंटिन्यूस काम करेंगे आप, तो नॉर्मली हम 6 दिन काम करते हैं जिसको हम 48 आवर्स कहेंगे। तो वीक में, एक हफ्ते में आप अगर 6 दिन काम करते हैं तो 7वां दिन आपके लिए हॉलीडे रहेगा, यानी कि छुट्टी रहेगी। और ये छुट्टी के दिन अगर आप को फैसिलिटीज चाहिए तो उसमें आपकी स्पोर्ट्स की भी फैसिलिटीज हो सकती है, म्यूजिक के लिए फैसिलिटीज हो सकती है, थिएटर भी हो सकता है, या फिर ऐसे बहुत सारे फैसिलिटीज जो फैसिलिटीज यूज करने के
बाद आपको वापस से एनर्जी आना चाहिए, मोटिवेशन मिलना चाहिए, अप्रिसिएशन मिलना चाहिए, और आप वापस से जब काम करने के लिए ज्वाइन हो जाएंगे तो आप फुल एनर्जी से 6 दिन वापस से काम कर सकते हैं। तो ये भी फैसिलिटीज होनी चाहिए जिसको हम कहते हैं रिक्रिएशन फैसिलिटीज। फिर अलग से अगर आपका घर जहाँ, यानी कि अगर आपकी इंडस्ट्री के प्रीमाइसेस या आजू बाजू में ही आपका घर नहीं है, रिकमेंडेशन एकोमोडेशन नहीं है, तो आपको ट्रैवलिंग के लिए जैसे यहाँ पे बस अरेंजमेंट रहता है या फिर कंपनी का कुछ अरेंजमेंट रहेगा, तो वो ट्रैवलिंग के लिए अरेंजमेंट करना चाहिए। उसके अलावा अगर आपको कंटिन्यूअस काम करना है या फिर आपकी इंडस्ट्री जो आइसोलेटेड प्लेसेस में है जहां से सिटी का कुछ टच नहीं है, तो वहां पे रहने की जो व्यवस्था है वो इंडस्ट्री ने करनी चाहिए, एम्प्लॉयर ने करनी चाहिए। उसके अलावा जो अलग अलग सर्विसेज हैं, अम्यूनिटीज हैं, वहां पर भी लेबर के लिए या एम्प्लॉयज के लिए यहाँ पे कुछ फैसिलिटीज प्रोवाइड करना चाहिए। जैसे हमने बात कही थी कि बेसिक फैसिलिटीज में ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज है, या टॉयलेट बाथरूम या वॉशरूम्स की फैसिलिटीज है, कहीं पे फर्स्ट एड या हेल्थ चेकअप की फैसिलिटीज है। तो वो डिपेंड है आपकी इंडस्ट्री और के वर्कर्स कितने हैं, उस हिसाब से ये अलग अलग फैसिलिटीज वहां पे होनी चाहिए। तो ये लेबर वेलफेयर के अंडर यहाँ पे 1947 में ही आईएलओ ने डिफाइन किया था, और उसके हिसाब से फिर अलग अलग कंट्रीज में बहुत सारे अच्छे चेंजेस आ चुके हैं। जैसे ये 1947 में फाइनलाइज हुआ था, हमारे यहाँ पे इंडिया में फैक्ट्री एक्ट 1948 में आया, और फिर फैक्ट्री एक्ट में फिर ये अलग अलग सेफ्टी, हेल्थ और वेलफेयर, ये 3 एलिमेंट के बारे में बहुत सारे वहां पे डिटेल्स दिए। सो ये जो हम एलिमेंट्स कहते हैं उसको, और ये फैसिलिटीज इसको बोलते हैं इंट्राम्यूरल और एक्स्ट्राम्यूरल फैसिलिटी। तो ये आपके कंपनी के अंदर भी फैसिलिटीज हो सकती है और बाहर के भी हो सकती है, लेकिन आपको कंपनी ने ही ये प्रोवाइड करना चाहिए। तो इसमें अलग अलग जो कन्वेंशंस और रिकमेंडेशंस है, स्पेशली अभी हम लेबर वेलफेयर की बात कर रहे हैं, तो लेबर वेलफेयर के लिए आईएलओ के कन्वेंशंस है 25 कंसर्न सिकनेसेस इंश्योरेंस, मेडिकल फैसिलिटीज, और जो इंश्योर्ड पर्सन है उसका कन्वेंशन 103 डील्स विद द मैटरनिटी प्रोटेक्शंस। तो ये अलग अलग कन्वेंशंस और रिकमेंडेशंस है, और ये लेबर वेलफेयर के जो मेन प्रोविजंस है उसके बारे में यहाँ पे बताया, जैसे सिकनेस इंश्योरेंस है, मेडिकल फैसिलिटी है, या फिर मैटरनिटी प्रोटेक्शन है। तो इसके लिए अलग अलग कन्वेंशंस और रिकमेंडेशन बन चुके हैं। फिर रिकमेंडेशन 69 है जो स्पेशली मेडिकल केयर की बात करता है, जैसे कि प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल चेकअप होना चाहिए, ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट मेडिकल चेकअप होना चाहिए, अगर आपको कुछ हेल्थ इश्यूज आते हैं तो भी मेडिकल चेकअप होना चाहिए, और अगर आपको मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत है तो हेल्थ चेकअप के बाद जो भी डॉक्टर सजेस्ट करेगा उस हिसाब से आपकी ट्रीटमेंट भी होनी चाहिए। तो ये एनुअली कंपलसरी आपका कम से कम एक बार मेडिकल चेकअप होना चाहिए, और उस हिसाब से ये मेडिकल फैसिलिटीज भी होनी चाहिए। जैसे अगर बेसिक फैसिलिटी में हम देखेंगे तो फर्स्ट एड बॉक्स के अरेंजमेंट है, या फर्स्ट एड ट्रेनर वहाँ पे होना चाहिए, या फिर विजिटिंग या फुल टाइम या पार्ट टाइम डॉक्टर्स भी वहाँ पे अवेलेबल होनी चाहिए। तो ये अलग अलग मेडिकल की फैसिलिटीज ये रिकमेंडेशन 69 की वजह से आए। उसके अलावा जो है प्रिवेंटिव केयर, प्रिकॉशनरी मेजर्स के बारे में भी यहाँ पे रिकमेंडेशंस आए हैं, और उसमें फिर स्पेशली अगर हम बात करेंगे तो जॉब्स विथ स्पेशल रिस्क जो रहता है, जैसे अभी मैंने बात की कि हॉट वर्क है, यहाँ पे टेम्परेचर बहुत हायर साइड में और वहां पे आप काम कर रहे हैं, जैसे स्टील इंडस्ट्रीज है, फाउंड्री इंडस्ट्रीज है, या फिर आप माइंस में काम कर रहे हैं, अंडरग्राउंड काम कर रहे हैं, वहां पे कन्फाइंड स्पेस है, या फिर ऐसे बहुत सारे अलग अलग स्पेशल रिस्क है जहां पे आपको अगर काम करना है तो वहां पे स्पेशल फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करना चाहिए। तो ये 97 रिकमेंडेशन में ऑलरेडी आ चुका है। और उसके अलावा जहाँ पे वर्कर्स ज्यादा होंगे और वहाँ पे हेल्थ एस्पेक्ट्स की वजह से प्रॉब्लम हो सकता है, तो वहाँ पे ऑक्यूपेशनल हेल्थ सर्विसेज या फिर ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेंटर होने चाहिए, और ये रिकमेंडेशन 112 में है। तो ये जो ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेंटर होते हैं वहाँ पे डॉक्टर्स, नर्सेस, ये स्टाफ होते हैं। उसके अलावा वहाँ पे जो अलग अलग मेडिकल ट्रीटमेंट्स या टेस्टिंग रहते हैं, जैसे ऑडियोमेट्रिक टेस्ट है, आई विजन टेस्ट है, या ब्लड चेकअप टेस्ट है, या लंग फंक्शन टेस्ट है, ये बहुत सारे ऐसी टेस्टिंग फैसिलिटीज यहाँ पे होनी चाहिए।
और उस हिसाब से यहाँ पे ऑक्यूपेशनल हेल्थ सर्विसेज ये प्रोवाइड होने चाहिए। तो ये रिकमेंडेशन 112 में दिया गया था। अभी इसके अलावा जो है ह्यूमन चार्टर, तो ये मेन कोर कन्वेंशन है जो ह्यूमन राइट्स के बारे में बात करता है। ह्यूमन राइट्स कन्वेंशंस यहाँ पे अलग आए। यहाँ पे जैसे 29 नंबर का है कन्वेंशन फोर्स लेबर, उसके बाद में 105 है एबोलिशन ऑफ फोर्स लेबर, फिर 100 है इक्वल रेम्यूनरेशन कन्वेंशन, उसके बाद में 111 जो है डिस्क्रिमिनेशन एम्प्लॉयमेंट ऑक्यूपेशन या कन्वेंशंस, फिर 87 जो है फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ राइट टू बी ऑर्गेनाइज कन्वेंशन, फिर 98 है राइट टू ऑर्गेनाइज एंड कलेक्टिव बार्गेनिंग, 138 है मिनिमम एज कन्वेंशन, 182 है वर्स्ट फॉर्म्स ऑफ चाइल्ड लेबर कन्वेंशन। तो सबसे पहले ये जो प्रायोरिटी थी पहले के टाइम में, तो उसमें मेजर इश्यूज थे चाइल्ड लेबर की वजह से, वुमेन्स की वजह से, उसके अलावा जो वेजेस थे यानी कि सैलरीज जी थी उसकी वजह से भी प्रॉब्लम थे, फिर सेम वर्क या सेम एक्सपीरियंस के बेसिस पे भी अलग अलग सैलरीज रहती थी, उसके लिए भी प्रॉब्लम्स थे। और इसीलिए यहाँ पे ये अलग अलग पॉइंट्स आए, जैसे यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन है या इक्वल रेम्यूनरेशन कन्वेंशन है, यानी कि आपकी कंपनी का पे स्ट्रक्चर फिक्स होना चाहिए। वो पे स्ट्रक्चर के हिसाब से अगर वो सेम या सिमिलर कैंडिडेट आता है, उसका सेम एजुकेशन है, सेम एक्सपीरियंस है और सेम वर्क है, सेम परफॉर्मेंस है, तो उस हिसाब से उसको पेमेंट भी सेम होना चाहिए, यानी कि रिम्यूनरेशन भी सेम होना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे यहाँ पे पॉइंट्स थे जो पहले ज्यादा प्रॉब्लम थे, आज के डेट में इतने प्रॉब्लम्स नहीं है, ऑलरेडी ये सॉल्व हो चुके हैं बहुत सारे प्रॉब्लम्स। तो ये पहले बहुत सारे ये प्रॉब्लम थे, इसीलिए यहाँ पे अलग अलग कन्वेंशंस और रिकमेंडेशंस ह्यूमन चार्टर के अंडर आते हैं। अभी ये जो ILO के अलग अलग कन्वेंशंस और रिकमेंडेशन जो आते हैं, तो उसका इम्पैक्ट आपकी कंट्रीज पे क्या होता है। स्पेशली अभी हम बात करें इंडिया में, तो इंडिया में इसका इम्पैक्ट क्या हुआ है, तो ये एक्चुअली जो मेन इंस्ट्रूमेंट है कन्वेंशंस और रिकमेंडेशन या स्टैंडर्ड्स और कोड्स, तो ये एक्चुअली आपके जो लीगल फ्रेमवर्क रहते हैं, तो वो लीगल फ्रेमवर्क बनाने के लिए काम आते हैं। जैसे हमने बात कही थी कि 1948 में फैक्ट्री एक्ट आया है, उसके पहले भी फैक्ट्री एक्ट जो था वो अलग अलग इसमें था, लेकिन जैसे जैसे ILO में कुछ स्टैंडर्ड्स और कोड्स ऑफ प्रैक्टिसेस आ चुके हैं, उसके बाद में यहाँ पे इंडिया में भी उसके हिसाब से चेंजेस हो चुके हैं। जैसे अभी अगर आप इन्फ्लुएंस देखेंगे ILO कन्वेंशंस का, तो लेबर लेजिस्लेशन और प्रैक्टिसेस में मेजर चेंज हो गए। उसके बाद में जो लीगल बाइंडिंग थी वो कंपलसरी कुछ चीजें हो चुके हैं, जिसको हम एक्ट्स कहते हैं नेशनल लेवल पे और रूल्स कहते हैं स्टेट लेवल पे। अगर इसमें आप कुछ एग्जाम्पल्स भी लेते हैं, तो एग्जाम्पल्स के तौर पे आपको पता चलेगा कि MSISC मैन्युफैक्चरिंग स्टोरेज इंपोर्ट एक्सपोर्ट हजार्डस केमिकल जो है MSISC 1989, वो पहले नहीं था, वो बाद में आया कन्वेंशन की वजह से। उसके अलावा जो मेजर एक्सीडेंट हो गए थे 1984 में, फिर मेक्सिको का, सेवेसो का, ये सब अलग अलग मेजर एक्सीडेंट की वजह से कुछ कन्वेंशन आए। और उसके बाद में फिर सीमा रूल 2003 में आया, जैसे जिसको बोलते हैं कंट्रोल ऑफ इंडस्ट्रियल मेजर एक्सीडेंट हजार्ड। यहाँ पे ये स्पेशल कैटेगरी यहाँ पे आ गई मेजर एक्सीडेंट हजार्ड, MAH यूनिट जिसको बोलते हैं। तो कुछ इंडस्ट्रीज को MIH यूनिट बोलते हैं, यानी कि ये यूनिट की वजह से, ये इंडस्ट्री की वजह से मेजर एक्सीडेंट होने के चांसेस ज्यादा है, संभावना ज्यादा है। तो यहाँ पे MAH यूनिट पे अलग अलग आ गए। तो ये एक्चुअली अलग अलग कन्वेंशन और रिकमेंडेशन या स्टैंडर्ड्स का यहाँ पे इंडिया में भी इम्पैक्ट हो चुका है, जिसकी बेसिस पे अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशन यहाँ पे आए। जैसे अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशन आए स्टैंडर्ड और कन्वेंशन की वजह से, जिसमें फैक्ट्रीज एक्ट 1881 में पहले था, फिर 1934 में आया और फिर बाद में मेजर अमेंडमेंट हो गई 1948 में। उसके अलावा वर्कमैन कंपेंसेशन एक्ट 1923 आया है, माइंस एक्ट 1923 आया है, ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 आया है, ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट 1929 आया है, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1939, वीकली हॉलीडेज एक्ट ऑफ 1942, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 और इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट एक्ट 1946। तो ये बहुत सारे ऐसे अलग अलग एक्ट्स आए। ये कहाँ से आए, तो यहाँ पे इंटरनेशनल लेवल पे जो ILO के जो अलग अलग स्टैंडर्ड्स आए, कन्वेंशंस और रिकमेंडेशंस फॉर्म में, उसके बेसिस पे इंडिया में भी एक्ट्स आ चुके और एक्ट्स में
बहुत सारे अमेंडमेंट्स भी आए हैं और उसकी बेसिस पे अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशन भी स्टेट्स में फॉर्म हो चुके हैं। तो इसके अलावा ये जो हमने बात कही थी कि यहाँ पे इंडिया में जो मेजर बेसिक रिक्वायरमेंट है वो लीगल फ्रेमवर्क की रिक्वायरमेंट है, और इसके लिए आईएलओ स्टैंडर्ड्स जो है वो स्टैंडर्ड्स ने बहुत सारी यहाँ पे हेल्प की है। अभी आज के डेट में अगर हम देखेंगे तो अभी सेफ्टी, हेल्थ और हाइजीन ओरिएंटेड बहुत सारी अवेयरनेस आ चुके हैं, और उसके ओरिएंटेड अभी अलग अलग प्रोविजंस यहाँ पे आने चाहिए, और इसी हिसाब से अभी जो आईएलओ कन्वेंशन और रिकमेंडेशन आए हैं इस हिसाब से 2020 के लिए ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ कोड अभी यहाँ पे आ चुका है। तो अभी ये ड्राफ्ट मोड में है, लेकिन अगर आप कुछ कन्वेंशंस और रिकमेंडेशंस देखेंगे आईएलओ के, तो उसके बेसिस पे अभी इंडिया में ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ कोड 2020 लागू हो सकता है, और ये भी एक मेजर चेंज रहेगा आईएलओ कन्वेंशंस और रिकमेंडेशन की वजह से। तो ये बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स अभी हमने डिस्कस किए। अभी हम नेक्स्ट प्रोविजन में, नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में मेनली चेक करेंगे कि ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ ओरिएंटेड जो हमने अलग अलग कन्वेंशन और रिकमेंडेशन सिर्फ देखे थे, उसको अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे।